यमन के हूती विद्रोही इसराइल के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। लाल सागर में हमले हो या सीधे इसराइल की धरती पर, यमन के हूती लड़ाकों ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में इसराइल पर बमबारी न रोकने की कसम खाई है। इसी बीच अंसारुल्लाह ने इसराइल में निवेश करने वाली हथियार कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे जल्द ही अपना सामान वहां से बांध लें, नहीं तो वे उन पर हमला कर देंगे। यमन की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष मेहदी अल मशात ने कहा कि वे जल्द से जल्द वहां से चले जाएं, क्योंकि माहौल बेहद खतरनाक होता जा रहा है। मशात ने इस बात पर जोर दिया कि चेतावनी के बावजूद इसराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में अपना काम जारी रखने का विकल्प चुनने वाली किसी भी कंपनी को निर्णय की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और बाद में होने वाले नुकसान को उन्हें स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि हम अगले कुछ दिनों में एक बड़ा कदम उठाएंगे और इसराइल में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों को गंभीर और जबरदस्त जोखिम का सामना करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि यमन के हूती लड़ाकों की ये धमकी खास तौर पर हथियार कंपनियों के लिए है। मशात ने इस बात पर जोर दिया कि यमनी चेतावनी को नजरअंदाज करना एक ऐसी नाजुक स्थिति पर दांव लगाने के समान है जिसके अप्रिय परिणाम हो सकते हैं। मेहदी अल मशात ने इस दौरान नेतन्याहू प्रशासन पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आपराधिक प्रशासन निवेशकों के हितों की परवाह नहीं करता और वे अपने खुद के एजेंडे को पूरा करने के लिए उनकी सुरक्षा पर दांव लगा रहा है। एक शासन जिसे अपने स्वयं के बंधकों के भाग्य की कोई चिंता नहीं है, वो ना तो विदेशी कंपनियों और ना ही निवेशकों की रक्षा करेगा। आपको बता दें कि जब से इसराइल ने गजा में हमले शुरू किए हैं, तब से यमन के अंसारुल्लाह इसराइल और इसराइल के समर्थकों के प्रति लामबंद हुए हैं। उन्होंने लाल सागर में इसराइली मालवाहक जहाजों को खासा नुकसान पहुंचाया है और वे इसराइल पर हवाई हमले भी कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने मशहूर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी थी, जिसमें कि कई लोग घायल हुए थे। यमनी सशस्त्र बलों ने घोषणा की कि वे तब तक अपने हमले नहीं रोकेंगे जब तक कि इसराइल गजा में अपने जमीनी और हवाई हमले बंद नहीं कर देता। अक्टूबर 2023 से इसराइल ने गजा में ताबड़तोड़ हवाई और जमीनी हमले किए हैं। गजा में दसियों हजार फिलिस्तीनी ऐतिहासिक गति से मारे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर निहत्थे नागरिक थे और गजा की ज्यादातर आबादी विस्थापित हो गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक अमेरिकी संघीय अदालत और साथ ही दर्जनों संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों और कानूनी विद्वानों के एक प्रारंभिक फैसले के अनुसार ये हमले नरसंहार के बराबर हो सकते हैं। गजा में इसराइल के हमलों के साथ साथ कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइली हिंसा में वृद्धि, लेबनान में इसराइली सेना और आतंकवादी समूहों के बीच झड़पें और सीरिया में इसराइली हवाई हमले हुए हैं। यानी पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय इसराइल तनाव और दहशत का पर्याय बन चुका है। हूतियों ने एक बार फिर इजराइल की नींद उड़ा दी है। लगातार हूती विद्रोहियों की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी जा रही हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर इजराइल में हूतियों का खौफ साफ साफ दिखने लगा है। खबर यह है कि हूतियों ने इजराइल पर एक और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है, जिसके बाद मध्य इजराइल और यरूशलेम में सायरन बजने लगे, बल्कि लोगों को इधर उधर भागते हुए देखा गया। तो वहीं इजराइल ने दावा किया है कि यमन में ईरान समर्थित हूतियों द्वारा इजराइल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को हवाई सुरक्षा द्वारा सफलतापूर्वक रोक दिया गया। सेना ने रविवार को कहा, जो हाल ही में लगभग दैनिक घटना बन गई है। बताया जा रहा है कि मध्य इजराइल, यरूशलेम क्षेत्र और कई पश्चिमी तट पर मौजूद बस्तियों में सायरन बजने लगे, जिसके बाद लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। सायरन बजने से लगभग 4 मिनट पहले होम फ्रंट कमांड द्वारा निवासियों को एक चेतावनी जारी की गई थी, जिसमें उन्हें उनके फोन पर एक पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से लंबी दूरी की मिसाइल हमले के बारे में सचेत किया गया था। हमले में किसी के घायल होने या फिर नुकसान की कोई अभी तक खबर नहीं आई है। हूतियों ने भी मिसाइल हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया था। इस महीने की शुरुआत में हूतियों की मिसाइल हवाई सुरक्षा को भेजते हुए एयरपोर्ट के मैदान पर जा गिरी थी, जिससे 6 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से कोई गंभीर रूप से घायल अभी तक नहीं हुआ है। बता दें आपको, रविवार को मिसाइल दागी जाने से पहले इजराइल ने पिछले बुधवार को यमन में हवाई हमला किया था, जिसमें उसने हूतियों के कब्जे वाले सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया था और हूतियों की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे आखिरी विमान को भी नष्ट कर दिया था।
यमन के अधिकारियों के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में एक अलग हमले में हवाई अड्डे का टर्मिनल और 6 विमान नष्ट हो गए हैं और रनवे पर गड्ढे हो गए हैं। 11 दिन बाद हवाई क्षेत्र को उड़ान के लिए आपको बता दें फिर से खोल दिया गया था। यहीं आपको एक और ये भी जानकारी दे दें, जब से अमेरिका ने यमन पर हमला किया है तभी से हूतियों ने इजराइल पर लगातार हमले किए हैं। ताजा हमला मई में इजराइल की ओर से हूतियों द्वारा दागे गए 17वें मिसाइल प्रक्षेपण को चिन्हित करता है। ये बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिससे हवाई यातायात बाधित हुआ है। इजरायली राष्ट्रपति हंगजोर को हवाई अड्डे से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था। हूती प्रवक्ता यहना सारी ने कहा, मिसाइल हमला इजराइल के खिलाफ एक सफल अभियान था, जिससे इजराइल को हवाई यातायात को रोकने के लिए मजबूर किया और इजरायलियों को शरण लेने के लिए मजबूर किया। लगातार हमलों के बीच रॉयन एयर ने जुलाई तक तेल अवीव के लिए अपनी उड़ान निलंबित कर दी है, वो भी अब इसको जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से हूतियों ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइल दागी है, उससे कहीं ना कहीं नेतन्याहू की नींद उड़ गई होगी। बीते 1 महीने से भी लंबे समय से ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मसले पर बातचीत चल रही है। 5 चरणों की बातचीत के बाद जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वे किसी अंतिम निर्णय के बेहद करीब है, तो वहीं ईरान ने किसी भी नतीजे पर पहुंचने के बारे में चुप्पी साधी हुई है। इन सब से इतर इस वार्ता पर इसराइल की पैनी नजर है। अगर दोनों के बीच परमाणु वार्ता बेनतीजा रही तो माना जा रहा है कि इसराइल ईरान पर एक बड़ा हमला कर सकता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में संकेत भी दिए थे, जब उन्होंने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उन्होंने इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है कि वे ईरान पर हमले का इरादा फिलहाल के लिए छोड़ दें। ट्रंप बार बार नेतन्याहू को ईरान पर हमला करने से रोक चुके हैं और अब इसके कारण स्पष्ट हो रहे हैं। दरअसल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% यूरेनियम में से 60% संवर्धित कर लिया है। यानी ईरान ने 60% यूरेनियम को शुद्ध कर लिया है और परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम की 90% शुद्धता की आवश्यकता होती है। ऐसे में अमेरिका चिंतित है। इससे पहले भी ऑस्ट्रिया की एक खुफिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया था कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के बीच भी ईरान युद्ध स्तर पर परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप को इस बात का पहले से ही अंदाजा था और इसलिए ट्रंप ने दबाव की नीति अपनाई। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाए और ईरान की मुद्रा को दुनिया की सबसे कमजोर मुद्रा बना दिया। फिर उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को पत्र लिखकर प्रत्यक्ष वार्ता पर बैठने के लिए कहा और न मानने पर हमले की धमकी दी। फिर भी जब ईरान नहीं माना तो ट्रंप को लगा कि फिलहाल इसका कूटनीतिक समाधान ही निकाला जाना चाहिए। यही वजह है कि ईरान पर हमला करने के लिए उतावले इसराइल को उन्होंने कई बार मनाया। जाहिर है कि ट्रंप कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, वे ईरान को समझाना चाहते हैं और किसी भी हाल में परमाणु बम बनाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये न सिर्फ इसराइल के लिए खतरा होगा बल्कि मिडिल ईस्ट और एशिया के पश्चिमी हिस्से में अमेरिका को अपनी गतिविधियां कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को ईरान पर हमला करने के लिए इसलिए भी रोक रहे हैं क्योंकि वो ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनके प्रशासन का मानना है कि हमले से ये सीधी वार्ता पटरी से उतर सकती है, जिससे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ सकता है। ट्रंप ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि अभी हमला करना अनुचित होगा, ठीक नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए बातचीत चल रही है। यानी अमेरिका भी इस समय ईरान के दबाव में है। अमेरिका नहीं चाहता कि बातचीत में किसी भी तरह का खलल पड़े या कोई ऊंच नीच हो, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के हित टिके हुए हैं। परमाणु बम बना तो अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ी कूटनीतिक हार साबित हो सकती है।